तो ऑडिट ऑफ रिजर्व्स को कंटिन्यू करते हुए कल हमने एग्जिस्टेंस पढ़ाया था आपको, ट्रेस एंड टैली करेंगे आप पीरियड एंड के बैलेंसेस को, राइट। अब सेकंड असर्शन हमको लिखना है रिजर्व्स की ऑडिट के अंदर, कंप्लीशन एंड वैल्यूएशन, ठीक है। तो सेकंड असर्शन जो है दैट इज कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। सर कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, किस अकाउंट का आइटम है? क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, रिजर्व तो क्रेडिट ही होगा, डेबिट क्या होगा? कौन सा अकाउंट होगा? पीएनएल की पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो वो ट्रांसफर किस साइड आना चाहिए? रिजर्व के क्रेडिट साइड। और कुछ यूज किया तो किस साइड आना चाहिए? अरे बोलो, रिजर्व यूज करने पे क्या होता है? डेबिट। तो सारी एंट्रीज को चेक करने को बोलते हैं कंप्लीटनेस। क्या बोलते हैं बोलो? कंप्लीटनेस, ठीक है। लिखो फॉर एडिशन, फॉर एडिशन और यूटिलाइजेशन। एडिशन समझ गए, क्रेडिट अभी पढ़ाया, और यूटिलाइजेशन डेबिट। फॉर एडिशन और यूटिलाइजेशन चेक, चेक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ठीक है। मतलब पी एंड अकाउंट, अरे हाँ कि ना। एंड एंड पी एंड एल में क्या होगा? या तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? और लॉस को क्या बोलते हैं? डेफिसिट। इन पी एंड एल अकाउंट मतलब पहले बैलेंस देख लो, अरे बैलेंस मतलब अमाउंट देख लो, और जो नेट प्रॉफिट और लॉस है वो देख लो। अरे भाई बैलेंस देखना मतलब सर, प्रोविजन के क्रेडिट साइड में पड़ा है 50,000 और पीएनएल में जटे जाते हो गया 5,000। कितना हो गया? 5,000। मतलब रिजर्व प्रोवाइड तो करा 50 का और पीएनएल में इफेक्ट 5 का डाला, क्यों? ताकि नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखे। बोलो फ्रॉड है कि नहीं है? है। और ऑडिट यही तो है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। तो आपको बैलेंस भी चेक करना है और डेफिसिट भी चेक करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो, राइट डाउन, एंड ऑल्सो वेरीफाई द सेम। दोनों को क्या करना है बोला आपको? वेरीफाई, ठीक है। बोले यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, रेजोल्यूशंस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बोलो बेटा? रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं, समझा चुका हूं। एक बीओडी, बोर्ड का रेजोल्यूशन लगता है फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन। याद करो जिन्होंने इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट पढ़ा था, या एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग पढ़ा था, है ना। मैंने आपको बताया था डिविडेंड एडजस्टिंग होता है, नॉन एडजस्टिंग होता है। लगभग मेरे हिसाब से सबने पढ़ा है यस फॉर, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था डिविडेंड रेकमेंड डायरेक्टर्स करते हैं। तो डिविडेंड की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? डिविडेंड का प्रोविजन नहीं बनता है। प्रोपोज डिविडेंड क्या था? यस और नो? प्रोविजन फॉर डिविडेंड या प्रोपोज डिविडेंड नाम से आता है ना बुक्स में, अकाउंट्स में। तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन देखोगे आप। क्या देखोगे बोलो? बोर्ड रेजोल्यूशन देखेंगे। एंड बोर्ड ने तो रेजोल्यूशन कर दिया, बोलो कंफर्म कौन करता है डिविडेंड को? अरे बोलो, डिविडेंड को कंफर्म कौन करता है? शेयर होल्डर, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स, बोलो कोई डाउट है क्या अर्चा? एंड शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, एंड शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। बोलो यहां तक को डाउट?
समझ में आया? अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, उसको तो यही समझ नहीं आता सर सिक्योरिटी प्रीमियम हम रिजर्व में क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। 12वीं कक्षा रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम जाता है, और हम मेन टॉपिक पढ़ भी कर रहे हैं रिजर्व्स, उसी की तो ऑडिट पढ़े, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की भी तो बात करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा 5 जगह यूज होता है, सेक्शन 52, ठीक है। आपको अगर शेयर प्रीमियम पे भी इशू करना है ना, तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन लगता है सर बोर्ड का। किसका रेजोल्यूशन लगता है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी यू हैव टू चेक, यू कौन? ऑडिटर की मैनेजमेंट। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ऑडिट। बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन को चेक करेंगे हम फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम के लिए भी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। बोलो जी, कोई डाउट? समझ में आया? एनी डाउट? नेक्स्ट, इसके अंदर सब टॉपिक आप लिखो डिस्क्लोजर्स। इससे पहले याद करो मैंने शेयर कैपिटल में भी आपको डिस्क्लोजर्स लिखवाई थी, अरे लिखाई थी, ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है लेकिन डिस्क्लोजर तो इसकी भी है। रिजर्व एंड सरप्लस की डिस्क्लोजर में आपको सिर्फ अगर एग्जाम में पूछ लें तो ये फ्री के नंबर होंगे। क्या होंगे? फ्री के नंबर। कोई भी 5-7 रिजर्व के नाम लिखाना, दैट्स ओवर। बोलो, डिस्क्लोजर में सबसे पहले आप डिस्क्लोज करोगे कि आपके कैपिटल रिजर्व्स कौन से हैं। क्या डिस्क्लोज करोगे? बोलो, कैपिटल रिजर्व। दूसरा आप डिस्क्लोज करोगे आपका सीआरआर कितना है। व्हाट इज सीआरआर? महान लोग आज आए नहीं, वो कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ऐसा नहीं बेटा, ऑडिट है, इको नहीं है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। थर्ड बोलो ना, रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम। फोर्थ डीआरआर, डीआरआर याद है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। फिफ्थ, एक मैंने स्पेशल पढ़ाया था, मैंने कहा था पढ़ेंगे यस 10 में, लेकिन कल मैंने उसकी यस रिवैल्यूएशन याद आ रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। एक वो ईसोप याद है? ईसोप, ईसोप के 5 नाम भी थे, ईसोप, ईएसपीएस, आर, शेयर आउटस्टैंडिंग, एसएआर, है ना। उसके लिए जो अकाउंटिंग के लिए एक रिजर्व बनता है ना, उसको बोलते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? मतलब एम्प्लॉयज को ऑप्शन होता है शेयर ले लो सस्ते या फोकट में, तो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनता है उसके लिए। क्या बनता है? बोलो, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बोलो, यहां तक कोई डाउट? उसके अलावा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ, बोलो डैश डैश, थोड़ा बताओ ना, 7 मैंने बताई, एक आप भी बताओ, क्या रह गया रिजर्व में और आना? बैलेंस ऑफ डैश डैश डैश, बोलो, बोल मन, शायद आप बोल रहे थे। बैलेंस ऑफ ए, मन के साथ लेके आएगा रात को, नहीं वो मिलन के साथ लेके आएगा रात को, मन मतलब खुद के साथ तो रह गई ना। बैलेंस ऑफ पी एंड एल, ठीक है, बैलेंस ऑफ पी एंड एल, ये तो जोर से बोला करना। बोलो, यहां तक कोई डाउट? बातें नहीं, ये लाइन लगती है मतलब क्या? ऑडिट नहीं, ये टॉपिक, ठीक है। रिजर्व की ऑडिट यहाँ होती है पूरी खत्म। अब रिजर्व से नीचे आओ बैलेंस शीट में। सर कहाँ नीचे आए? तो रुको, नहीं रुको, बताता हूं। एक सेकंड ना,
छोड़ो, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप देख भी सकते हो, बताओ कैसे? दो साल का बच्चा भी जानता है आजकल। नेट तक एक सेकंड। ये ऐसा कुछ आपने 12वीं क्लास में बनाया था, याद है? क्या बनाया था? वो एक प्रोजेक्ट था 20 नंबर का, है ना? देखिए ये क्या है प्रिंस? हाँ, ठीक है ना? शेयर कैपिटल पढ़ा दिया ऊपर फर्स्ट। अगला क्या था? रिजर्व्स। अदर इक्विटी में रिजर्व होते हैं, ठीक है। अब क्या है अगला? लाइबिलिटीज में पहला बोलो ना, बोरोइंग, ठीक है। लिखो अब अगला बोरोइंग, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, समझे इस चैप्टर में? लिखो, ऐसी मर्जी से नहीं, 1 2 3 लिखो। ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स, यस। सिंपल बेटा, इंग्लिश चेक कर रहा हूं, है ना? देखता हूँ सबको आता है कि नहीं, मैं पूछूंगा, ठीक है? हाँ, फिर फिर बता, बोरोइंग्स आर अमाउंट ड्यू टू कंपनी या बोरोइंग्स आर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंपनी? कितने लोग समर्थन में? ड्यू टू कंपनी के। बोरोइंग्स आर अमाउंट ड्यू टू कंपनी या बोरोइंग्स आर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंपनी? हाँ, वेरी गुड। बोरोइंग्स लाइबिलिटी होती है, एसेट होती है? लाइबिलिटी होती है, तो दीज आर अमाउंट ड्यू टू कंपनी, ठीक है ना? ये ऑडिटर का वेरिफिकेशन पॉइंट है। सोचो कि ऑडिटर ये वेरीफाई कर ले कि बोरोइंग वो अमाउंट है जो कंपनी ने उधार लिया। अब इसमें क्या वेरीफाई करना? यहाँ पर ऑडिटर ये वेरीफाई करना चाह रहा है कि कहीं आपने एसेट को बोरोइंग तो नहीं दिखा दिया, मतलब लाइबिलिटी को एसेट है, एसेट को लाइबिलिटी तो नहीं दिखा दिया आपने, ठीक है? क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसका काम ही लोन लेना और लोन देना हो, ऐसे कौन से लोग होते हैं जो लोन देने का काम करते हैं? फाइनेंसिंग कंपनीज वगैरह, फाइनेंस कंपनीज। तो अब सोचो कि अगर कैश फ्लो में चेंज हो जाएगा सारा। अरे 12वीं कक्षा, बैंक के लिए लोन देना ऑपरेटिंग होता है ना? और हरप्रीत सर ने लोन लिया तो उनके लिए लोन लेना क्या होता है? फाइनेंसिंग। तो वहीं से चेंज आ जाता है, हम तो ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखो बोरोइंग्स, राइट ऑन, बोरोइंग्स आर वैलिड क्लेम्स, borrowings are valid claims borrowings are valid claims by banks। या तो कोई बैंक हमसे क्लेम कर रहा होगा, या वो याद है 10वीं कक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, है ना? दोस्त वगैरह से भी, मित्र बंधु से उधार ले सकते हैं, लंगोटिया यार हो बचपन का, साथ में खेले कूदे बड़े बड़े हुए, एक दिन 5 लाख रुपए मांग के देखो, एक दिन, अगले दिन देखना तो तुम्हारा नंबर वो ब्लॉक नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है, नंबर ही ब्लॉक कर देगा। वो होता है दोस्ती का चेक, आपस में भी कर सकते हो आप, है ना? तो उस दिन पता पड़ जाएगा। बी सेल्फिश, कौन कितना पढ़ रहा है आपको दिमाग के अलावा किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वो भी लोग पास होते हैं।
अगर आप ये सोचो हम तो ग्रुप स्टडी करेंगे, वो ग्रुप में फिर स्टडी नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है, सिर्फ स्टडी नहीं होती फिर उस ग्रुप में, है ना मन? एम आई राइट? यस। हाँ, तो बोरोइंग्स आर अमाउंट बाय बैंक और थर्ड पार्टी। लिखो, ऑल बोरोइंग्स ऑन बैलेंस शीट, क्या लिखा आपने, एक बार रिपीट करेंगे? बोरोइंग्स आर वैलिड क्लेम्स बाय बैंक्स और थर्ड पार्टी। ठीक है, इसके लिए लिखो वेरीफाई। ऑडिटर वेरीफाई क्या क्या करेगा? वेरीफाई में सबसे पहले वेरीफाई करेंगे एग्जिस्टेंस। क्या वेरीफाई करेंगे बोलो बच्चों? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब बोरोइंग में दिख रहा है लोन फ्रॉम राधिका, बाद में राधिका को ढूंढने का मिली नहीं, कौन राधिका? बाद में पता पड़ा तो राधिका जो है ओनर की बीवी है, उससे लोन ले रखा है, जो मालिक है उसी की बीवी मान लो, है ना? मान लो कोई चोमू है ना? चोमू लिमिटेड कंपनी है, राधिका उसकी बीवी, और क्या लिखा है? लोन फ्रॉम राधिका। अरे ये केस है, अभी बताता हूँ फाउंडेशन का। अब क्या हुआ, लोन फ्रॉम राधिका दिखा दिया, वास्तव में क्या था? उसके प्रॉफिट्स थे। वास्तव में क्या थे बोलो श्रेया? चोमू की कंपनी का, चोमू लिमिटेड के क्या थे बोलो? प्रॉफिट्स। और उसने क्या दिखाया? लोन फ्रॉम राधिका। अब एक तो क्या करा, प्रॉफिट को लोन दिखा दिया, और लोन पे इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलता है, तो इधर प्रॉफिट कम दिखाया, लोन फ्रॉम राधिका दिखाया, जो उसकी खुद की बीवी चोमू की है, और उस पर इनकम टैक्स पे ए, अभी ये मत पूछना चोमू कौन है, वो राधिका से पूछना आप, ठीक है? तो उस पे इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है चोमू। बताओ सही है गलत है? क्या ऑडिटर भोगेगा कि नहीं? तुम कॉस्ट ऑडिटर को भोगोगे कि नहीं बोलो? पढ़ाया था ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कुत्ते वाला एटीट्यूड होता है ऑडिटर का, गलत दिखे तो काट तक सकता है, आया ना? अब इसका जो एक्चुअल केस है वो बताता हूँ। दिनशोक मानिक जी 35 वर्ष जुग्गी लाल, जो कि कंपनीज में हमने केस पढ़ा था फाउंडेशन में, उसमें एक कंपनी थी जिसके प्रॉफिट्स थे खूब सारे, तो उसने एक शेल कंपनी बनाई इन अ टैक्स हेवन कंट्री, और वहां से लोन लिया, तो यहाँ से प्रॉफिट उधर पहले ट्रांसफर करे, उधर से ब्लैक मनी इधर वाइट करी लोन लेकर, और उस लोन का इनकम टैक्स में वैसे डिडक्शन क्लेम कर रहे थे। यहाँ पर ऑडिटर जागेगा, जो उसने फाउंडेशन से केस लो पढ़ा है वो याद करना पड़ेगा। बोलो है ना? इसको कहते हैं वेरीफाई एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरीफाई। तो ऑडिटर साफ कह देगा कि भाई चुमो, राधिका तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी, और उससे लोन लिया, दिमाग खराब है, और उस पर तुम इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो, मतलब और ऐसी कंपनी के हम ऑडिट कर रहे हैं सोचो, हैं, और फीस ले रहे हैं। तो बोलो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस। क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे कि वास्तव में ये बोरोइंग जिस भी पार्टी से ली है चोमू ने, ये वास्तव में उस अमाउंट का एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे, किसी भी बोरोइंग को लेने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है। क्या लगता है बोलो? वी हैव टू रिव्यू द बोर्ड रेजोल्यूशन। अब आप देखोगे तो यही पॉइंट शेयर कैपिटल में भी था, यही पॉइंट रिजर्व में भी पढ़ा है ऊपर, अभी यही पॉइंट बोरोइंग में भी पढ़ा है, तो ये कॉमन पॉइंट है। क्या बोलो? कॉमन बोर्ड रेजोल्यूशन, है ना? सेकंड थिंग जो आप वेरीफाई करोगे वो होगा डिटेल्स ऑफ लोन्स। डिटेल्स ऑफ लोन्स, दैट इज, इसको प्रॉपर भाषा में बोला जाता है लोन एग्रीमेंट। क्या बोला था बोलो बेटा? लोन एग्रीमेंट। समझ में आया? प्रैक्टिकली सर लोन एग्रीमेंट कैसा दिखता है मैं आपको दिखाऊं अगर, एक सेकेंड ना, अभी दिखाता हूँ।
ये मेरा ही एग्रीमेंट है, ठीक है, और मुझे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखनी है। क्या लिखा है? मैं अमाउंट फाइनेंस्ड 5,54,681, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर महीने की 5 तारीख, आप जानते हो है ना। गाड़ी का लोन एग्रीमेंट है मेरा। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 39, है ना। लोन किस में लिया? मैं कहाँ डॉलर में लूँगा, इंडियन रुपीस। फिर डेट कब लिया था? ये लोन एग्रीमेंट होता है बस, ठीक है ना। ये सारे एग्रीमेंट कंपनी ने भी, लोन देने वाला बैंक HDFC, है ना। कितना लोन है मेरा, बोलो आज की तारीख में? 542,300, है ना। इतना पैसा आप मेरे को दे दो दया खाकर, है ना। तो हर लोन में आप देखो क्या क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इतना बेटा मेरा कर्जा है, आप चाहो तो स्वेच्छा से चुका सकते हो, है ना। मैं आपको सारे पेपर फ्री में पढ़ाऊंगा। बोलो यहाँ तक डाउट? उसको बोलते लोन एग्रीमेंट बेटा, क्या बोलते? लोन एग्रीमेंट, ठीक है। चलो तो डिटेल्स ऑफ लोन एग्रीमेंट आप समझ गए। अब सोचो मॉड्यूल में से वर्ड लिखे, लेकिन अगर हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी पढ़े तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिटेल्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट आप रिव्यू करोगे। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन। बोलो लोन एग्रीमेंट पे कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो लोन एग्रीमेंट, देन लिखे द अमाउंट बोरोड, द अमाउंट बोरोड, थर्ड पॉइंट, should not exceed the amount borrowed the amount borrowed should not exceed the borrowing limit इसको स्पष्ट भाषा में समझाऊं तो क्रेडिट कार्ड सुने, क्रेडिट कार्ड एक लिमिट होती है उसकी, मान लो मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है भगवान की दया से? 1.25 लाख रुपए, 1,25,000, है ना। इतना मैं कभी भी उधार अपने कार्ड पे ले सकता हूँ, है ना। वो मैंने ऐसी सेटिंग से लिया है। कहाँ 5,000 लो, 1.25 लाख रुपए में लिमिट मिलती है ना। तो बताओ क्या कभी भी मैं 1.25 लाख के क्रेडिट कार्ड पे 1.5 लाख रुपए के परचेज कर सकता हूँ? अगर मान लो कर भी लो तो आगे जाके हम पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक ऑडिट में, ठीक है ना। नए भले बच्चों को समझाऊं, पुरानों को आता है जिनका बैंक ऑडिट हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो हो ही नहीं सकता, आदमी 1 लाख 1.25 लाख के क्रेडिट कार्ड पे 1.25 लाख से ज़्यादा बोरो नहीं कर सकता। लेकिन इसको कंपनी का पॉइंट से समझो तो इसका एक कॉन्सेप्ट, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट, आपने 2 मिनट बैठ जाए, इसका कॉन्सेप्ट था अल्ट्रा वायर्स एक्ट, याद करो। कोई भी बोरिंग जो कंपनी एमओए के बाहर जाकर के करते उसको अल्ट्रा वायर्स बोलते थे, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार। अब आप इस पॉइंट को रीड करो, द अमाउंट ऑफ बोरिंग शुड नॉट एक्सीड द बोरोइंग लिमिट, मतलब अगर बोरिंग लिमिट से औकात से बाहर जाकर इंसान बोरो करे तो वो तो वॉइड हो जाएगी, उसके लिए कंपनी लेवल नहीं। समझ में आया पॉइंट? हाँ बोल। सो द बोरोइंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द बोरोइंग लिमिट। नेक्स्ट लिखो। अब चलो सर कंपनी कहती है कि हमको तो 20 लाख रुपए लोन का देना है, तो मान लो कि ऑडिटर हो तुम, लोन एग्रीमेंट भी चलो बढ़िया है, रेजोल्यूशन भी था, है ना, और डिटेल्स ऑफ लोन एग्रीमेंट भी परफेक्ट है, फिर भी तुम विश्वास कर लोगे? तुम ऑडिटर हो, पर्पस, है ना। दूसरा होता है कि आप, क्या होता है ना, आगे जाके हमको एक चैप्टर पढ़ना ऑडिट एविडेंस, क्या पढ़ना है? ऑडिट एविडेंस, है ना। हम उस सबूत पे विश्वास करते हैं जो इंडिपेंडेंट सोर्स से आया हो। कहाँ से आया हो? इंडिपेंडेंट। ये सब लोन एग्रीमेंट वगैरह ये सब तो कंपनी ने दिया ना निकाल के प्रिंट करके तुम्हें। व्हाट अबाउट अगर मैं बोलूँ कि आप बैंक मैनेजर को फोन लगाओ और बैंक मैनेजर से आप कंफर्म करके एक सर्टिफिकेट पे लिखवा लो कि सर इतना अमाउंट आपका बैंक मांगता है क्या इस कंपनी से, बताओ वो ज्यादा रिलायबल होगा कि जो कंपनी ने खुद मैनेजर ने साइन करके दिया वो ज्यादा रिलायबल हो? बैंक से, बैंक से मांग लो। अच्छा बैंक बताओ, बैंक कंपनी का पार्ट है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल से हम कंफर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंफर्म। इसका पूरा एक स्टैंडर्ड है, SA 505, SA 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन,
क्या बोलो, एक्सटर्नल। तो बैंक मैनेजर एक्सटर्नल है, उससे कंफर्म कर लो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं। ऑडिट में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये थोड़ी बोरिंग क्या होता है, ये थोड़ी पूछेंगे, ये पूछेंगे आपसे। ठीक है, लिखो वेरीफाई या ऑब्टेन, वेरीफाई और ऑब्टेन the existence by obtaining external confirmation from independent सोर्सेस। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब जिनका क्लाइंट की कंपनी से कोई लेना देना। क्या बैंक का कंपनी से कोई लेना देना होता है क्या, लोन के अलावा? नहीं। बोलो यहां तक कोई डाउट? समझ में आया अच्छे से? आज इतना ही, बाकी चीजें कल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम?